तो क्या मैं 20,000 को इन्वेस्ट नहीं करूं? मत करो भाई, स्टॉक पैसा बाद में कमाओगे भाई, पहले जिंदा तो रह लो। हाय गाइस, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है और इसमें समझ नहीं आ रहा और हर तरफ जो डर बैठा हुआ है कि मार्केट में क्या करें, मार्केट में क्या रिसेशन आने वाला है और इस रिसेशन से हम लोग कैसे बीट करें, मतलब कि रिसेशन में इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि डर का माहौल है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस रिसेशन में, जो कि अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि रिसेशन अभी नहीं आया, बट रिसेशन के आसार हैं, तो अब इसमें करना क्या है, हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए और ऐसे क्या वजह है जो ये मार्केट अभी फॉल हो रहा है, तो ये सारा डिस्कशन हम आज इसमें करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने हाईएस्ट लेवल से मार्केट कम से कम 14-15% नीचे, हालांकि आज जो मार्केट है वो 1.5 से 2% अप भी हुई है, यानी कि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो ये लगभग 16-17% डाउन था। अब इसकी वजह से हर तरफ पैनिक है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि क्या करें, कैसे करें। अब इसमें लॉजिक ये आता है कि डर का माहौल किस वजह से बनता है और ये मार्केट इतना डाउन क्यों हुआ है, अभी हम उसी की बात करते हैं। तो जो मार्केट है, मार्केट डाउन होने के पीछे 3 बिगेस्ट रीजन है। सबसे पहले तो जो यूएसए है, अब हम यूएसए की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए ग्लोबल मार्केट की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर यूएसए मार्केट में कुछ भी फॉल होता है तो उसका असर पूरे ग्लोबल में असर होता है। तो उसने क्या किया, यूएसए ने 0.75% का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये इंक्रीज होने का क्या मतलब है, इसके इंक्रीज होने से क्या होता है, मैं आपको देसी लैंग्वेज में सिखाता हूं। मान लीजिए आपको, जैसे हमारे नॉर्मल फैमिली में मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से कम, वो लोग क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं। लिया होगा आपने, अगर आप ऐसी फैमिली से, जैसे मैं ऐसी फैमिली से ही था, तो मुझे कई बार ब्याज लेने की जरूरत पड़ती थी। तो अब मान लीजिए 2 लोग हैं, एक 4% के ब्याज पे दे रहा है और एक 3% के ब्याज पे दे रहा है, आप किससे ब्याज पे लेंगे? ऑब्वियस सी बात है 3% वाले से। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं, जो 3% ब्याज वाला ले रहा था अब वो 5% लेने लगता है, तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि यार इसने तो ब्याज बढ़ा दिया। तो ये जो रेपो रेट है, ये एक्चुअली ब्याज बढ़ाना कहते हैं इसे, ब्याज, मार्केट में ब्याज बढ़ा देना, यानी कि यूएसए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो लोग लोन लेने के लिए जा रहे हैं उन्हें वो लोन महंगा पड़ रहा है, यानी कि जो ब्याज पे ले रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। इस चक्कर में लोन कम ले रहे हैं, अब इस चक्कर में वहां लोन कम ले रहे हैं। इसको देख करके इंडिया में भी असर हो रहा है, क्योंकि मार्केट मैंने आपको बताया ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका था, तो इंडिया ने भी अपना 0.5 पॉइंट से बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से यहां भी लोन मिलना मुश्किल हो रहा है और कैश मार्केट में कम आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट फॉल होना शुरू हो गया। तीसरा रीजन जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस वगैरह बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। तो ये 3 रीजन, वैसे और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो ये मेन रीजन है इसकी वजह से मार्केट ड्रॉप कर रहा है। अब ये हो गया रीजन कि किस वजह से कर रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, क्या इससे मार्केट और भी फॉल होगा? जो हमारा अभी 14-15%, 16% है, क्या 17% हो सकता है, क्या 20 हो सकता है, क्या 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि इसका बॉटम लेवल क्या होने वाला है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इस मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्या क्या चीजें अप्लाई करें ताकि हम इन्वेस्ट भी कर सकें और उससे पैसा बना भी सके। तो आइए मैं आपको 3 स्ट्रेटेजी बताता हूं जिसके थ्रू आप करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो भी चीजें मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं ये एक एजुकेशनल पर्पस है, आप अपना रिसर्च जरूर करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई भी कभी भी चूक किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो अपना रिसर्च जरूर करिए। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मार्केट डाउन में है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस डाउन मार्केट में हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करें। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने की क्या नौबत आ गई। अब देखो, मार्केट में डर किसको लगता है। अब मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया, ठीक, आपने 10,000 रुपए लगाए, 10,000 लगाए और वो 30% ड्रॉप होकर के 7,000 आ गया। अब आपको डर क्यों लग रहा है? बिकॉज आपने इसकी प्लानिंग नहीं करी है, क्योंकि आपने 1 महीने पहले लगाए और वो 30% डाउन आ गया, ठीक है, 30% डाउन आ गया। अब आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, यानी कि अगले 6 महीने से 1 साल सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि देखो मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके ऊपर, ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। यानी कि मैं इमरजेंसी फंड क्या कह रहा हूं,
मान लीजिए आपका जो आपने 10,000 लगाए कल को 7,000 भी हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, कम से कम 6 महीने का 6 मंथ टू 1 ईयर इसका आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लीजिए आपने अभी पैसा लगाया और 1.5 महीने बाद वो 30% डाउन हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में आपको घर में जो डेली बेसिस पे चीजें जरूरत होती उसके लिए रिक्वायरमेंट हो जाए, तो आप क्या यहां से पैसे निकालेंगे? अगर आप यहां से निकालते हैं तो आप 30% डाउन में है, तो आपका तो नुकसान हो गया। तो ऐसे में करे क्या? तो इसलिए जो पहला स्टेप आता है, ये फर्स्ट स्टेप है। आप चाहे ना चाहे, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप लॉस में रहने वाले हैं और हर दिन आपको डर लगेगा ही लगेगा। कोई नहीं बचा सकता आपको, मैं बता रहा हूं, कोई भी नहीं बचा सकता। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड करना। अब इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट करें? कुछ नहीं करना, आपकी जो भी मंथली सैलरी है, चाहे वो आपकी 8,000 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, आप क्या कीजिए, मान लेते हैं हम 1 ईयर का मुझे इमरजेंसी फंड करना है, ठीक है? तो मान लेते हैं 10,000 आपकी मंथली सैलरी है, तो 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ इंटू 10,000, यानी कि 1,20,000। अब बहुत सारे लोग जो हैं मिडिल क्लास से हैं या फिर मिडिल क्लास से नीचे से आते हैं, तो अब आप कहेंगे यार 1,20,000 तो हमारे अकाउंट में ने, बस यही ड्रॉबैक आ जाता है। हम क्या सोचते हैं, शेयर मार्केट में जाए, सीधा पैसा है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए लगा दे, यही आदमी फंस जाता है, यही फंसता है। क्योंकि आप सोचो ना, स्टॉक मार्केट के अंदर में सिर्फ 1% लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने अब आप कहो, एक सवाल आपका आ सकता है, तो अभी हमारे पास 20,000 है और मेरी सैलरी 10,000 है, तो क्या मैं 20,000 को इन्वेस्ट नहीं करूं? मत करो भाई, सिंपल सी बात है, मत करो। पहले अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करो। स्टॉक पैसा बाद में कमाओगे भाई, पहले जिंदा तो रह लो। 20,000 है, आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, जैसे मेरे एक फ्रेंड लगाया था, 25,000 रुपए थे, सिर्फ 25,000 थे, 25,000 लगा दिया। अब आप सोचो, उसका जो 25,000 लगाया था उसका 5,000 रुपए बचे, यानी कि 20,000 रुपए वो लॉस में। अब वो खाएगा कि कमाएगा? पहले खाना पड़ता है फिर कमाना पड़ता है, यानी खाने के लिए, पेट में जब तक कुछ नहीं है ना भाई साहब, कमाने के बारे में आप सोच ही नहीं पाओगे। पहले पेट का जुगाड़, फिर अर्निंग का जुगाड़। तो इसीलिए आपको 1 ईयर का तो करना ही होगा, ठीक है? अगर आपके पास 30,000 है, सैलरी आपकी 10,000 है, तो भैया पहले 1,20,000 एक साल का जोड़ो, ठीक है? बता चुका हूं 1,20,000 का क्यों जोड़ो, ताकि मार्केट आपका डाउन जाए आपको फर्क ही नहीं पड़े, क्योंकि आपके पास एक साल का खाने का खर्चा है। आगे समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। अब इसकी बात क्यों कर रहा हूं मैं इमरजेंसी फंड के बाद? क्योंकि एक बार जब आपने इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लिया, ठीक है, तो ये तो श्योरिटी हो गई कि अगले 1 साल तक हमारे पास खाने के लिए पैसे, अगर कुछ इश्यू हो जाता है, जैसे जॉब चली जाती है, कुछ होता है, तो 1 साल तक मेरे पास है, और जो पैसे मैंने स्टॉक मार्केट में लगाए वो मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इमरजेंसी फंड होने के बाद, यानी कि जब 1 साल का आपके पास पैसा है खाने का, अगर जॉब वगैरह चली जाती है तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको जो स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा आपने लगाया उसको आपको निकालना नहीं पड़ेगा। हो गया। लेकिन इसमें एक और कैच है। कैच क्या है? मान लीजिए उस ड्यूरेशन में अगर किसी की तबीयत खराब, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारे ऐसे बोलने से रुकने वाला नहीं है, कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है, वैसे भी न्यू जनरेशन है। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, अब मान लीजिए उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, उसको 50,000 का खर्चा आ जाता है। अब आप इमरजेंसी फंड में जो 1,20,000 रुपए रखे हुए हैं उसको निकाल के लगाएंगे यहां, तो लगेगा ना। हेल्थ में तो आपको लगाना ही पड़ेगा। देखो, खाने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, और घर में कोई हमारा जो प्यारा बीमार है, अगर वो बीमार हो जाता तो उसको ठीक करने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर इमरजेंसी फंड से यहां लगाते हो तो भी आप फंस गए ना, क्योंकि फिर आप यहां से लगाओगे, अब आप डरना शुरू हो जाओगे, क्योंकि यार वहां लगाया था, वहां तो नुकसान चल रहा है, करूं तो करूं क्या। तो आप वहां से निकालो। देखो, 2 ही कंडीशन में आदमी पैसा निकालता है स्टॉक मार्केट से। एक, उसके खाने के लाले पड़ रहे हो, और दूसरा, उसके घर में अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे या ना चाहे, बंदा निकालेगा ही निकालेगा। तो अब आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कितना, कैसे का होना चाहिए, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, ये एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो कम से कम 5 लाख तक का कवर आपका होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में, ताकि आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आपको निकालना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस, आपकी अर्निंग का 25 मल्टीप्लीकेशन होगा ही होगा, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना ही लेना। टर्म इंश्योरेंस किस लिए? आप निकल लिए तो फैमिली को कौन देखेगा, समझ रहे हो ना? तो देखना पड़ेगा ना भाई उसका। तो टर्म इंश्योरेंस भी, जितना मर्जी आप सोशल मीडिया में जितनी सारी चीजें देख लो, जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। पहला इमरजेंसी फंड, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, और तीसरा टर्म। अब अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं,
इसके बाद स्टार्ट होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। अब आते हैं हम लास्ट, यानी कि आपने इमरजेंसी फंड कर लिया, हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया, टर्म इंश्योरेंस कर लिया। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है जबकि अभी रिसेशन या फिर ये कह सकते हैं मार्केट डाउन चल रहा है। देखो, दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये है कि आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं और दूसरा स्टॉक पिक के तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो देखो, म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड के अंदर ही इंडेक्स फंड भी आता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो और उसमें आप एसआईपी करा सकते हो। एसआईपी मैं सबसे पहले क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपके अकाउंट से मंथली 5,000, 500, 2,000 ये मंथली बेस पे करते रहेंगे। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो, रिसेशन जो मार्केट डाउन चल रहा है उसका कोई फिक्स नहीं है कि कब तक डाउन चलेगा, कब तक अप चलेगा। लेकिन अपन लोग जो है गरीब फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अपन पास इतना टाइम नहीं है। देखो, मैं अपना ये एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं भी इसी के थ्रू आया हुआ हूं। मुझे भी ये सारी चीजें समझ में आई है कि देखो भाई, अपन के पास इतना टाइम नहीं है, दिन भर काम करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, फैमिली पे ध्यान रखते हैं। तो भैया, कंपनी का एनालिसिस कैसे करेंगे, कोई कंपनी क्या वर्क कर रही है, और वैसे भी इतने फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे पकड़ पाओगे? तो सबसे बढ़िया तरीका है सिप। सिप क्या होता है? आप मंथली, मान लो आपने मंथली 500 रुपए डालना शुरू कर दिया। अब आपको कोई लेना देना नहीं है, मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, आपको ये फॉलो करना ही करना है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? आपको जो ये फॉलो करना है, ये एटलीस्ट जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं, कम से कम आप 10 ईयर का लेके चलें। 10 ईयर के लिए आप एसआईपी जरूर कराएं। अब आप कहेंगे कि यार ये 10 साल के लिए एसआईपी कैसे चलेगा? तो देखो भाई, अगर आप 10 साल से नीचे इन्वेस्ट करने आए हो स्टॉक मार्केट में तो मत करो, फ्रैंकली मत करो। जो आप वर्ड सुनते हो कि स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, जुआ है, वो इसी वजह से है क्योंकि आप आते ही हो उसको इन्वेस्ट करने के लिए कि भैया आए, लगाए और 2 दिन बाद 500 का सीधा 1,000 रुपये हो जाए, यही फंस जाते हो। कभी जो लोग जमीन खरीदते हैं उनको देखा है, अपने बूढ़े बुजुर्ग को, लोग जमीन ले रखी है, पता नहीं दादा, परदादा, छेरदादा, पता नहीं कौन कौन से दादा ने लिया हुआ, अभी तक जमीन नहीं बिक रही, बंदे सारे निकल लिए, जमीन नहीं बिक रही। तो इसी वजह से उस जमीन की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है। मैं गांव गया था तो उसमें मेरे दोस्त की मतलब सास ने मुझे बताया कि उन्होंने 30,000 में एक जमीन खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई है। अब देखिए कितने साल पहले, 32 साल पहले। पॉइंट समझा आपने? ये 30,000 से 4 लाख कैसे बना? 32 साल इन्वेस्ट किया उन्होंने अपना पैसा, इस वजह से बना। अगर वो 32 साल इन्वेस्ट नहीं करती तो पैसा बनता ही नहीं। तो इसीलिए आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और 500, 1000, 2000 जो भी आपका एपेटाइट है, यानी कि जो भी आप अर्निंग से बचा, जैसे मान लीजिए 10,000 है तो आप 10,000 से अगर 500 रुपए बचा सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कीजिए। गोल आपका क्या होना चाहिए वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। बेटी की शादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, बेटी की एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। आप अपने गोल में उसमें डालिए जो 10 साल 20 साल के लिए हो और उसमें स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आप इस थ्रू से चल सकते हैं। कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, हमेशा सिर्फ इन्वेस्टमेंट से जाएं, ठीक है। बाकी अपना रिसर्च जरूर करें कि कैसे इसको करना है। तो ये तो हो गया हमारा म्यूचुअल फंड के थ्रू, यानी म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड भी चूज कर सकते हैं और इंडेक्स फंड भी चूज कर सकते हैं। अब चलते स्टॉक मार्केट में, यानी कि जो डायरेक्ट स्टॉक पिक करते हैं। अब लास्ट आता है कि चलो आपने म्यूचुअल फंड का बता दिया, इंडेक्स फंड का बता दिया, उसमें मुझे सिस्टमैटिक करना है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर हमें डायरेक्ट स्टॉक पिक करना हो? तो देखो, सबसे पहले जो मेरा रिकमेंडेशन होगा, अगर आपको 1 ईयर से 2 ईयर नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए या फिर उसको समझते हुए, जानते हुए, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, दूर रहो इससे। दूर इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब आप में दिमाग नहीं है या फिर ये चीज नहीं है, आप सोशल मीडिया के चक्कर में इन्फ्लुएंस हो जाओगे और कहीं ना कहीं पैसा फंसा दोगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 से 2 ईयर नहीं हुए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते करते, यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते करते, इंडेक्स फंड में, तो आप स्टॉक पिकिंग से दूर रहें, यानी किसी भी इंडिविजुअल कंपनी से दूर रहें। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी जब भी आप चूज करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, यानी कि आप कंपनी क्या वर्क कर रही है, क्या उसके पीयर्स है, क्या फाइनेंशियल है और कितने सालों से वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, क्या उसका फ्यूचर है, ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम यही है, अपनी इंडिया में जो 1% इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में और जो लगातार पैसा बनाते हैं, वो कुछ क्यों है? क्योंकि वो ये सब चीजें रिसर्च करते हैं और बाकी लोग
हाँ भाई तूने क्या बोला, अच्छा इस मार्केट में लगा दूं, हाँ लगा दे भाई, इस कंपनी में लगा दूं, लगा दे भाई, बस यही फंस जाते हैं। मेरे को खुद पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं ले सकता, बट एक बैंकर ने मुझे आते ही कहा कि आईपीओ आने वाला है, इसके आईपीओ में लगा दो, पैसा डबल हो जाएगा। अबे भैया क्यों डबल हो जाएगा पैसे, खैरात में बट रहे हैं पैसे, खैरात में बट रहे हैं, नहीं बट रहे ना खैरात में, क्योंकि कोई भी यहाँ बंदा पैसे कमाने बैठा है, कोई कमाने बैठा है तो ध्यान रखो कि वो आपको लूज ना करा दे। मैं ऐसा क्यों कर रहा, अब आते हैं हम एक बार इस पे, तिलक वेंचर लिमिटेड, मेरे एक फ्रेंड ने इस कंपनी में पैसे लगाए थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनी अच्छी है बुरी है क्या है, लेकिन देखो उसने कैसे लगाया इस कंपनी में। जब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 25 रुपए था तो उसको कहीं से खबर मिली कि इस कंपनी का स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है, उसने यहां पर 25,000 रुपए लगा दिए। अब उसने कैसे लगाए, एक फ्रेंड से सुन करके लगाया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उसने लगा कि अब उसे लगा कि भाई 25,000 लगाए, एक महीने में 1.5 महीने में 50,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, जो कि जनरली यही होता है। अब यहां पे वो फंस गया, बिना किसी एनालिसिस के, बिना कंपनी के बारे में जाने, बस सुन लिया, बस डाल दे, बस बात हो गई खत्म। जब उसने अपना पैसा लगाया तब 25 रुपए शेयर प्राइस चल रहा था, आज ये 10 से 8 रुपए प्राइस आ चुका है, यानी कि उसके 25,000 रुपए की वैल्यू मात्र 4-4.5 रुपए रह गई है। अब आप सोचो, एक गरीब फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 25,000, क्योंकि 25,000 जोड़ने में साल 1.5 साल निकल जाते हैं, 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज इन सब इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से उसने सुन के, फ्रेंड से सुन के सीधा यहाँ पैसा लगा दिया, उसके पैसे तो गए ना। अब ऐसे कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इसी तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं, डायरेक्ट जल्दी पैसा बनाने के लिए डायरेक्ट कंपनी चूज करते हैं और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। बस यही चीज नहीं करनी। जब तक आपको टेक्निकल फंडामेंटल ये सब क्लियर नहीं है, आप कंपनी कभी भी चूज ना करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करना कि किस टॉपिक पे और आपको चाहिए, ट्रेडिंग पे चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे आएगी। थैंक यू।